अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 106 पे फराग गोरखपुरी की अगली गज़ल है, यानी दूसरी गज़ल। तो दूसरी गज़ल का पहला शेर इसने लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, भरोसा भी नहीं। ये दूसरी गज़ल का पहला शेर है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। यहाँ पे जो सौदा इस्तेमाल हुआ है, सौदा का मतलब है दीवानगी या जुनूनियत, और इसने तर्क मोहब्बत इस्तेमाल किया है। तर्क मोहब्बत तरकीब है, ये मुरक्कब। तर्क मोहब्बत, मोहब्बत को तर्क करना यानी छोड़ देना, छोड़ देना। दरअसल फराग गोरखपुरी कहना चाहता है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि मेरे दिलो दिमाग में अब इश्क या इश्क के जज्बे नहीं रहे हैं, मैं इसके बारे में अब सोचता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो महबूब है इसका जो महबूब है उसके साथ इसने तर्क मोहब्बत की है, मगर अब तो ये कहता है कि अब मैं छोड़ देना चाहता हूँ, अब मेरा कोई तकाजा नहीं रहेगा इश्क के साथ या मोहब्बत के साथ। मगर साथ ही दूसरी बात भी कही है कि इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिलो दिमाग से बेशक इसने निकाल दिया है, मगर मोहब्बत का भरोसा नहीं है, इश्क का भरोसा नहीं है, कब हो जाए, कैसे हो जाए। इसलिए दूसरे मिसरे में कहना चाहता है, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है कब फिर से हो जाए। हालांकि पहले मिसरे में क्या कहता है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, यानी मेरे दिलो दिमाग में कोई इश्क व मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं है, अब मैं इसे तर्क करना चाहता हूँ, अब मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ। हालांकि खुद ही दूसरे मिसरे में कहता है कि लेकिन इस तरह की मोहब्बत का भरोसा नहीं, क्योंकि इश्क का भरोसा नहीं होता है, मोहब्बत का भरोसा नहीं होता है, कब फिर से हो जाए तभी इसने ये बात कही है। दरअसल फराग गोरखपुरी मोहब्बत तरक क्यों करना चाहता है, इश्क तरक क्यों करना चाहता है, क्यों? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इश्क में या मोहब्बत में इसे बहुत से मुसीबतों और दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। शायद फराग गोरखपुरी इसके लिए तैयार नहीं है, या शायद फराग गोरखपुरी के दिल में वो बर्दाश्त का वो मादा नहीं है। इसलिए उसे लग रहा है कि शायद कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, इस करके क्या करना चाहता है, वो छुटकारा पाना चाहता है, इश्क से छुटकारा पाना चाहता है। मगर साथ ही इससे ये भरोसा भी नहीं है कि इश्क वो बला है कि ये फिर कब से जाग जाए, उसका भरोसा नहीं है। अलबत्ता खुद से वो, खुद उसके दिमाग का तकाजा यही है, दिल का तकाजा यही है कि मैं इश्क से छुटकारा पाना चाहता हूं, मगर तर्के मोहब्बत तो मैं कर रहा हूं, मगर इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भरोसे वाली चीज नहीं है। इश्क या मोहब्बत भरोसे वाली नई चीज है, कब हो जाती है, कब फिर से हो जाते हैं, इस पर इसकी यकीन नहीं है। तो ये पहला शेर था। अब दूसरे में क्या लिखा है, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में। यहां पे लिखता हूं मैं, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवा गहे, लेकिन इस जलवा गहे नाज से उठा भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता,
यहां मैं एक बात जरूरी कहना समझता हूं, यहां पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, यगाना और दूसरा है बेगाना। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिद। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जिद हैं। यगाना हो गया अपना, बेगाना हो गया पराया, सिंपल। तो इसने एक तरकीब लिखी है, जलवा गहे नाज। जलवा गहे नाज। जलवा गहे नाज हो गया महबूब की वो जगह, महबूब की वो जगह जहां पे महबूब अपने आशिकों को दीदार कराता है, जहां पे वो प्रकट होता है, जहां पे उसके आशिक उसके सामने होते हैं और वो उनके सामने जलवा गाह होता है, जलवा रेज होता है। तो जलवा गही नाज उसी से कहा जाता है। तो इसके कहने का मतलब है, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवा गाहे नाज से उठा भी नहीं जाता। दरअसल फराग गोरखपुरी के कहने का मतलब है कि जहां पे मेरा महबूब हमें अपने आशिकों को अपना जलवा दिखाता है, जहां पे मेरा महबूब अपने आशिकों को जलवा दिखाता है, तो वहां पे उसके सामने बहुत सारे आशिक जमा होते हैं। तो उन्हीं बहुत सारे आशिकों में एक फराग गोरखपुरी भी है। तो उसी से क्या कहता है, दिल की गिनती न यगानों में ना बेगानों में, सिंपल सी बात है। कहता है, कहने का मतलब इसका ये है कि जहां इसके बहुत सारे आशिक हैं, तो उन्हीं आशिकों में एक मैं भी हूं, हालांकि मैं किसी गिनती में नहीं आता हूं, मैं मामूली सा अपने महबूब का आशिक हूं। तो इसलिए मुझे ये भी पता है कि उसकी नजर करम मेरी तरफ नहीं होगी, मगर दूसरी तरफ दिल से मजबूर हूं कि मैं उसकी उस मजलिस से, उसकी उस महफिल से उठना भी नहीं चाहता, मैं उसकी उस महफिल से उठना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इस जलवागाहे नाज से उठा भी नहीं जाता। हालांकि मैं एक अपने महबूब का मामूली सा अदना सा आशिक हूं, जबकि उसके बहुत सारे आशिक हैं। दिल की गिनती न यगानों में, ना मैं उनके अपनों में शुमार हो जाता हूं। उनके महबूब के उनके जो आशिक होते हैं, या उसके खास हैं, या उसके दीदीना हैं, या उसके जो दूर के आशिक हैं, यानी एक महबूब के बहुत सारे आशिक होते हैं। तो उन्हीं आशिकों में एक फराग गोरखपुरी भी है। मगर इसके कहने का मतलब ये है, मैं मामूली सा एक आशिक हूँ अपने महबूब का, तो इसलिए उसकी महफिल में बैठा हूं, तो मगर उससे उठा भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मैं दिल से मजबूर हूं, और मोहब्बत से मजबूर हूं, और इश्क से मजबूर हूं। ये सिंपल दूसरा सा शेर था। तीसरा है, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त, अब मुझसे तेरी रंजिशें बेजा भी नहीं। ये तीसरा है। कहने का मतलब है, शायर दो लफ्ज इससे इस्तेमाल किए हैं, मेहरबानी और मोहब्बत। शायर के कहने का मतलब है कि, और इसने कहा है रंजिशे बेजा, रंजिशे बेजा। रंजिश हो गई नाराजगी, बेजा हो गया फजूल। शायर के कहने का मतलब है, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त। उसका जो आशिक है, उसके आशिक ने मेहरबानी की नजर उसकी तरफ की है, थोड़ी सी मेहरबानी की, उसकी तरफ तवज्जा की है। मगर शायर कहता है कि इसके बावजूद भी मुझे अपने महबूब से वो इश्क नजर नहीं आता है जो इससे पहले हुआ करता था। क्यों? क्योंकि महबूब इससे पहले मुझसे मामूली सी बातों पे नाराज होता था, मगर आजकल वो नाराजगी भी उसकी तरफ से देखी नहीं जाती है। इसलिए मैं उसकी मामूली सी तवज्जा को मोहब्बत या मेहरबानी नहीं कहता हूं, क्योंकि आजकल वो मुझसे नाराज भी नहीं रहता है। तो इसके बाद वाला शेर मैं आज मुख्तसरन जाता हूं, इसलिए क्योंकि टाइम भी लगता है, तो मैं चाहता हूं कि ये जल्द जल्द खत्म हो जाए। तो इसके बाद, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हूं तुझे ऐसा भी नहीं। शायर के कहने का मतलब है,
मेरा महबूब मुझसे दूर है, मैं उसको याद नहीं करता हूँ। मेरा महबूब बज़ाहिर मुझसे दूर है, मैं उसको याद नहीं करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है मैंने अपने महबूब को बुला दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आखिरी वाला इस गजल का आखिरी शेर है जिसमें फराग गोरखपुरी अपनी तारीफ करके कहता है, क्या छु वनान दपान ये मजमुए अहबाब, ये मजमुए अहबाब, यानी अपनों का मजमुआ, अपनों की महफिल सजी हुई है, सब अपने महफिल में बैठे हैं, महफिल सजी हुई है। तो अपनों की महफिल सजी हुई है मगर महफिल खामोश है। अपनों की महफिल लगी हुई है मगर महफिल खामोश है। सभी बिल्कुल रंजीदा है, परेशान हैं। क्यों? दूसरे मिसरे में क्या कहता है, आज महफिल में फिराक सुखन आरा भी नहीं। क्यों? खामोशी की वजह क्या है? क्योंकि महफिल में फिराक गोरखपुरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस महफिल में फिराक गोरखपुरी हुआ करते थे, उस महफिल की वो शान रहा करते थे, तो उस महफिल में हंसी मजाक हुआ करता था, जबकि फिराक गोरखपुरी आज इस महफिल में नहीं है, इसलिए पूरी महफिल परेशान है, रंजीदा है। ये दरअसल फिराक गोरखपुरी दर पर्दा अपनी तारीफ करके कहता है कि मेरी मौजूदगी के बगैर महफिल अधूरी रहती थी, जैसा कि इस शेर में कहा गया है। तभी इसने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया है, आह के बाद इसने लगाया है यहाँ पे आह, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ और तासुब इसको कहते हैं, और तासुब जिसमें अफसूस किया जाए। तो इसने एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉरो इसने इस्तेमाल किया है, और तासुब इसे कहा जाता है। ये मजमुए अहबाब यानी अपनों की महफिल सजी हुई है, ये बज़्म खामोश है, मगर पूरी महफिल पूरी बज़्म खामोश है। वजह क्या है? आज महफिल में फिराक सुखन आरा भी नहीं, क्योंकि इस महफिल में फिराक गोरखपुरी आज मौजूद नहीं है। गर्ज इसके कहने का मतलब ये है, फिराक की मौजूदगी से पूरी महफिल की शान हो जाती थी, हो जाते थे फिराक गोरखपुरी, और हंसी मजाक हुआ करता था, जबकि आज महफिल में वो नहीं है, इसलिए पूरी महफिल रंजीदा है। ये हमने आज पूरी गज़ल नंबर 2 पढ़ी। इसके बाद इंशाल्लाह कल या परसों गज़ल नंबर 3। तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।